नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार में आपके साथ हिमानी। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मनरेगा निरस्त करने के खिलाफ देश भर में अभियान की जरूरत। मनरेगा पर देशव्यापी संघर्ष की जरूरत। वाटर लिस्ट रिवीजन पर कांग्रेस का बड़ा हमला। भारत वांछित अपराधियों की वापसी में प्रतिबद्ध। प्रत्यर्पण प्रक्रिया में कानूनी औपचारिकताएं जारी। भारत का रुख साफ। वांछित लोगों की वापसी प्राथमिकता। रात के अंधेरे में खाली हुआ राबड़ी देवी का सरकारी आवास। नीरज कुमार ने उठाया सवाल। निजी या सरकारी संपत्ति पर विवाद। सूरत के व्यापारियों ने बांग्लादेश मामले के खिलाफ मोर्चा खोला। हिंदू समाज के खिलाफ हो रही घटनाओं का विरोध किया। शक्ति सिंह यादव ने नीरज कुमार की बयान पर पलटा। लालू परिवार बनी नकारात्मक छवि पर प्रतिक्रिया। आवास विवाद को बताया गलत नैरेटिव। बात करें खबरों की, जहां सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को निरस्त किए जाने के खिलाफ देशव्यापी अभियान की जरूरत है। दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में खड़गे ने यह भी कहा कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया लोकतांत्रिक अधिकारों को कम करने की सुनियोजित साजिश है। घर घर जाकर यह सुनिश्चित करें कि वे गरीब, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदाय के वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट में न हटे। खड़गे ने कहा कि यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब लोकतंत्र, संविधान और नागरिकों के अधिकारों पर गंभीर खतरा मंडरा रहा हो। मनरेगा यूपीए सरकार की एक दूरदर्शी योजना थी जिसकी सराहना पूरी दुनिया में हुई। यह योजना के प्रभाव के कारण ही इसका नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने बिना किसी अध्ययन, मूल्यांकन या राज्यों और राजनीतिक दलों से परामर्श किए और इसी कानून को निरस्त कर दिया। उन्होंने 3 कृषि कानूनों को उदाहरण देते हुए कहा कैसे विरोध के बाद सरकार को उन्हें वापस लेना पड़ा था। खड़गे ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले को भी निंदा की और कहा कि पूरा देश इसे लेकर चिंतित है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर फोटो शेयर करते हुए बीजेपी और संगठन की तारीफ की, जिसके बाद से ही कई तरह के सवाल खड़े होने लगे। बयान के तुरंत बाद दिग्विजय सिंह की सफाई आती है। वो कहते हैं अगर किसी संगठन की तारीफ करना है तो वो क्या गलत बात है? मेरी तारीफ संगठन की है। थोड़ा सा सर आपने कहा सुन ली, मैंने संगठन की तारीफ की है और मैं आरएसएस का और मोदी जी का, उनकी नीतियों का घोर विरोधी था, हूँ और रहूंगा। सर आपने कहा सर जब आप विकेंद्रीकरण की बात करते हैं, आप कह रहे हैं विकेंद्रीकरण होना चाहिए। किसने कहा आपको? आप डिसेंट्रलाइजेशन की कब बात किसने करें कहा कांग्रेस आपको? पार्टी के संगठन किसने कहा आपको? ऐसी बात आपने भी तो संगठन को लेकर के काफी सारे सवाल उठाए। आपने कहा राहुल गांधी को कन्विंस करना मुश्किल है। जी एक बात सुनिए, जो मुझे कहना था मैंने CWC की बैठक में कह दिया। ठीक है सर, आपको सोशल मीडिया पर लिखने की क्या जरूरत पड़ी इतने वरिष्ठ नेता को? क्या लीडरशिप वरिष्ठ नेताओं की भी नहीं सुनती है? नहीं, संगठन को मजबूत करना, उसका तारीफ करना क्या बुरी बात है? दिग्विजय सिंह सर आपके उदाहरण गलत नहीं हो गए? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है। सर आपने कहा कि जिस तरह से की नाकामी है कि कांग्रेस संगठन में, क्या केसी वेणुगोपाल पर आप सवाल उठा रहे हैं? संगठन किसने उठाया? किसने उठाया? You said in your tweet that संगठन को लेकर party needs pragmatic decentralized functioning. What do you mean by that? What I said. दिग्विजय सर, So when you say decentralization, what sort of decentralization are you looking? क्या Because चाहते in हैं this आप? vast country, if you see my tenure as chief minister, if you see my tenure as a PCC president, I have functioned only through a decentralized manner. सर आपने, and that is my idea. मेरा सवाल ले लीजिए दिग्विजय सर, मेरा सवाल, आपने कहा कि चुनाव आयोग में जिस तरह की सुधार की जरूरत है उसी तरह कांग्रेस के संगठन में सुधार की जरूरत है। तो कांग्रेस संगठन को लेकर ठीक काम नहीं कर रही है। भूमिका और अहम होनी कांग्रेस चाहिए। संगठन को लेकर ठीक प्रियंका गांधी की भूमिका और अहम होनी चाहिए। बात ये है
जो कुछ मुझे कहना था मैंने कह दिया। भारत के विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर साफ किया कि देश से फरार और कानून द्वारा वंचित लोगों को वापस लाने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। एबीए प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत इस मुद्दे पर कई देशों के साथ लगातार बातचीत कर रहा है और इसी दिशा में प्रक्रियाएं जारी हैं। उन्होंने बताया कि प्रत्यर्पण और वापसी की प्रक्रिया में कई स्तर की कानूनी औपचारिकताएं शामिल होती हैं, लेकिन इससे बावजूद भारत का रुख स्पष्ट और मजबूत है। देखिए, जो भी भगौड़े हैं, भारत सरकार प्रतिबद्ध है कि जो भी यहाँ से भागे हुए लोग हैं, हमारे कानून के दायरे से भागे हुए लोग हैं, उनको हम वापस लाएंगे। इस मामले में कई देशों के साथ हमारी बातचीत चल रही है और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम इस मामले पर पूरी तरह से ठोस हैं और प्रतिबद्ध हैं कि उनको वापस लाया जाएगा। बीते दिनों राबड़ी देवी की सरकारी आवास को रात के अंधेरे में धीरे धीरे खाली करते हुए एक तस्वीर सामने आई, जिसमें गमलों और पेड़ पौधों की स्थिति भी दिखाई गई। सत्ता पक्ष के पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने इस पर सवाल उठाते हुए पूछा कि रात के अंधेरे में राबड़ी देवी को आवास खाली करने की अनुमति किसने दी। इसके अलावा उन्होंने यह भी चुनौती दी कि तेजस्वी यादव, लालू यादव बिहार में मौजूद नहीं है, फिर भी उनका सरकारी आवास खाली क्यों किया जा रहा है। यदि आवास खाली किया जा रहा है तो सवाल उठता है कि गमलों और पौधों को ले जाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्या यह उनकी निजी संपत्ति थी या फिर सरकारी संपत्ति को ले जा रहा है। नेता माननीय राबड़ी देवी, जिनका पूरा परिवार अनुपस्थित है, 10 सर्कुलर रोड से रात में किसकी आज्ञा से, किसने अनुमति प्रदान किया कि वहां से पेड़ पौधे ले जाए जाने का मीडिया फुटेज आया है। सवाल यह उठता है कि वो पेड़ पौधा किसका, क्या लालू जी के परिवार की निजी जागीर है या सरकारी उद्यान विभाग से यह गमला उपलब्ध कराया गया है। साथ ही साथ हमको आशंका है कि जब घर का अभिभावक नहीं यहाँ है, आज्ञा किसने दिया यह पता नहीं चल पा रहा है, तो उस घर के अंदर तो तहखाना भी हो सकता है। वहां पर जमीन का डीड, सोना चांदी रुपया, अरे सब तो कर्म दुनिया का एको को बचा हुआ है नहीं। तो निश्चित रूप से हमारी आशंका है, इसलिए सरकार सचेत रहे। वहां तहखाना पर अगर संभवतः बना हुआ होगा, जो सामान है वो सरकारी सामान कहीं निजी इस्तेमाल के लिए वह परिवार लेकर वहां से निकल नहीं जाए, इस पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए। और बगैर अनुमति के और सक्षम विभाग को यह अधिकार प्राप्त है कि आप उस संबंध में पूरी सूची अद्यतन रखिए कि कौन कौन सरकारी संसाधन वहां इस्तेमाल किया गया। बांग्लादेश में चल रही अस्थिरता और हिंदू समाज के खिलाफ हो रही घटनाओं को लेकर सूरत के कपड़ा व्यापारियों ने एक फैसला लिया है, जो सिर्फ व्यापारिक नहीं बल्कि नैतिक और राष्ट्रीय चेतना से जुड़ा माना जा रहा है। हालात यह है कि बांग्लादेश में सूरत के व्यापारियों के 100 करोड़ रुपए से अधिक के भुगतान अटके हुए हैं। फिर भी व्यापारियों ने पीछे हटने की बजाय निर्यात रोकने का साहसिक निर्णय लिया। सूरत के व्यापारियों का स्पष्ट कहना है कि धन से पहले धर्म और मुनाफे से पहले मानवीय मूल्य आते हैं। इसी सोच के साथ व्यापारियों ने बांग्लादेश को कपड़े की सप्लाई बंद कर दी ताकि वहां की सरकार और कट्टरपंथी ताकतों पर दबाव बनाया जा सके। इसी ऐतिहासिक बहिष्कार में सूरत के लगभग 240 टेक्सटाइल मार्केट और करीबन 17,000 से अधिक व्यापारी एकजुट होकर खड़े रहे, जहां फोस्टा द्वारा सभी व्यापारियों से अपील की गई है कि जब तक बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होती और अत्याचार पूरी तरह बंद नहीं हो जाते हैं, तब तक किसी भी तरह का नया ऑर्डर या माल की सप्लाई न की जाए। गौरतलब है कि बांग्लादेश का गारमेंट उद्योग बड़े पैमाने पर सूरत के प्रीपेंट और डाइट फैब्रिक पर निर्भर है। सूरत से आने वाला कच्चा माल और फिनिश्ड फ्रेकिंग वहां के उद्योग की रीढ़ मानी जाता है। ऐसे में सप्लाई रुकने से बांग्लादेश के टेक्सटाइल सेक्टर पर सीधा और गहरा असर पड़ना तय माना जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या को लेकर देश में अलग अलग तरीके से विरोध भी किया जा रहा है, लेकिन इस वक्त सूरत से बड़ी खबर आ रही है। सूरत एक टेक्सटाइल उद्योगों के तौर पर जाना जाता है। उसी के साथ जो फोस्टा के अध्यक्ष कैलाश हकीम जी, वो हमारे साथ जुड़े हुए। कैलाश जी, बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या को लेकर सबसे पहले आप क्या कहेंगे?
वसुदैव कुटुंबकम की भावना से हमारा देश, हमारी संस्कृति, हमें पूरे विश्व को हम हमारा परिवार मानते हैं। किंतु जब जब कोई टारगेटली हमारे राष्ट्र के लोगों पे हमारे हिंदुत्व, हमारे सनातन कह सकते हैं, क्योंकि भारत सनातन देश है, हिंदुत्व वाला देश है, और हमारे कई पड़ोसी देश टारगेटली, यदि एक दो देश ऐसे हैं जो जानबूझ के ऐसा हमारे देश में, हमारे देश के लोगों से, हमारे धर्म के लोगों को टारगेट बना के जो ऐसा कुकृत्य करते हैं, हम उनकी निंदा करते हैं, क्योंकि निर्दोष लोगों की हत्या करना ये मानवता का धर्म नहीं है। ऐसे लोगों से व्यापारिक संबंध हम ना भी रखें तो मुझे कोई, मेरा ये मानना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सबसे पहले हमारे लिए हमारा राष्ट्र, हमारा धर्म और हमारी संस्कृति है। यदि कोई उसको चैलेंज करता है या हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुँचाता है, हमारे जो देश के जो नैतिक दायित्व और नैतिक मूल्य है उनको ठेस पहुँचाता है, ऐसे देशों से, ऐसे लोगों से हमें कोई व्यापार करने की ज़रूरत मेरी नज़र में महसूस नहीं होनी चाहिए। व्यापारियों का इसमें किस तरह से आपको जो चीज़ें मिलनी चाहिए, सपोर्ट मिलना चाहिए, वो मिल रही हैं? क्योंकि जो सूरत टेक्सटाइल मार्केट है, उसका पूरे विश्व में कपड़ा जाता है। बांग्लादेश में किस तरह से व्यापार होता था और व्यापारियों की क्या राय है इन चीज़ों को लेकर? बांग्लादेश में सूरत से फैब्रिक जाता है और वहाँ पे कोई भी फैब्रिक और कपड़ा बनाने की कोई फैक्ट्री नहीं है, वहाँ पे सिर्फ स्टिचिंग और गारमेंट यूनिट है। जब पूरा बांग्लादेश पूरा राजनीतिक दृष्टि से पूरा पीछे कुछ समय पहले जब वहाँ अस्थिरता आई थी, बड़े आंदोलन हुए थे, तो उस समय भी मैंने लोगों से ये कहा था कि ये हमारे लिए अपॉर्च्युनिटी है व्यापारिक दृष्टि से। और आज यदि वहाँ पे तो सिर्फ स्टिचिंग होती है, गारमेंटिंग होती है, और रॉ मटेरियल तो हमारे सूरत से और हमारे भारत से, अन्य देशों से जाता है। सूरत वालों के लिए खासकर मैं बात करूँ तो ये बड़ी अपॉर्च्युनिटी होती है। ऐसे सब देश हैं ना, जो मैं कहता हूँ कि पूरे हम लोग शुरू से शांति की वार्ता में विश्वास करने वाले लोग हैं, और ये वो डिस्टर्ब हुए तो लोगों ने बोला कि व्यापार डिस्टर्ब होगा, व्यापार का नुकसान होगा। मैंने यही कहा कि हमारे लिए यदि ऐसे राज्य, ऐसे स्टेट, ऐसे जो कंट्री है ये डिस्टर्ब होते हैं तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, हमें गारमेंटिंग सेक्टर में आगे बढ़ने का एक अवसर मिलेगा। हम लोग अभी इसको चैलेंज समझे, ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी समझे, गारमेंटिंग डेवलप करें। बांग्लादेश से जब व्यापार सूरत के व्यापारी बंद कर देंगे, बांग्लादेश को कितना असर पड़ेगा इन चीज़ों को लेकर? उन पे कितना असर पड़े ना पड़े ये हमारी सोच नहीं है, हमें नहीं सोचना चाहिए, हमें हमारे बारे में सोचना चाहिए। हमारे कोई लंबा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पूरे देखिए देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे विश्व ने भारत के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। वो सब चाहते हैं कि हम भारत जैसे शांति प्रिय और एक ऐसे अच्छे देश से व्यापार करें। हमारे देश से अपॉर्चुनिटी पूरे विश्व के लोग हमसे व्यापार करना चाहते हैं। 2-4 कंट्री ऐसी है, इनसे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, ये भी शांति वार्ता से और अच्छे तरीके से यदि काम करना चाहें तो हमें कोई परहेज़ नहीं है, लेकिन वो गलत अंदेशों से, गलत अंदाज में हमसे व्यापार करना चाहें तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऐसे देशों से। क्योंकि एक बहुत बड़ी कंट्री ने हमें, आपको टैरिफ के टाइम आप सब लोगों ने देखा होगा, भारत को झुकाने की कोशिश की थी, नहीं झुके। हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को एकजुट लामबंद कर दिया और उनके साथ सभी व्यापारियों ने सहयोग दिया। भारत खुद एक इतना बड़ा कंज्यूमर मार्केट है, हम लोग भारत में, डोमेस्टिक में और पूरी दुनिया भारत से व्यापार करना चाहते हैं। हमारे भारतीय व्यापारियों में वो शिद्दत है, वो ताकत है। हम लोग ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे कि जो देश और दुनिया के कोने-कोने में पहुँचेगा और लोग शौक से, पसंद से और उसको लाइक करेंगे, उसको खरीदेंगे। हमारे लोगों में ऐसी ताकत है व्यापारियों में। सालाना कितने का व्यापार होता था बांग्लादेश के साथ, और अभी कुछ व्यापारियों के पेमेंट भी वहाँ फंसे होंगे, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, पूरे अनऑर्गेनाइज़ सेक्टर में जैसे अब डेटा हमारे पास पूरे उपलब्ध नहीं, लेकिन हम लोगों से कलेक्ट करते हैं कि वहाँ के लोगों से, काम करने वाले लोगों से, वाया कलकत्ता से हमारे लोग इम्पोर्ट माल खरीदते थे, वहाँ से वो कुछ बांग्लादेश भेजते हैं, या डायरेक्टली भी कुछ लोग अन्य सामान भी जाते हैं। तो 1000 करोड़ से ऊपर का लगभग हमारा एक हमने कैलकुलेशन किया कि व्यापार होता होगा, और 100-150 करोड़ रुपए का, 200 करोड़ रुपए का, क्योंकि ये 2-3 महीने का पेमेंट का साइकिल होता है, तो 100-150-200 करोड़ रुपए एनी टाइम बाकी रहता है। तो 100-150 करोड़ रुपए का ऐसा पेमेंट जो ट्रांजिट में होगा या आने में होगा या ड्यू होगा, ऐसा पेमेंट फंसा है। और मुझे कोई उसमें डर नहीं लगता है कि कोई पेमेंट रुकेगा, पेमेंट ज़रूर आएगा। लेकिन हम तो निंदा उन लोगों की करते हैं जो ऐसी मानसिकता से काम करते हैं।
जी बिल्कुल, कैलाश हकीम जी हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने व्यापारियों को लेकर बात कही है कि देश और धर्म से बड़ा हमारे लिए हमारा व्यापार भी नहीं है, क्योंकि जब भी देश पर बात आएगी, धर्म पर बात आएगी, तो हम एक बार उस देश को व्यापार के तौर पर छोड़ सकते हैं, लेकिन हम अपना देश और धर्म नहीं छोड़ सकते। बांग्लादेश में हो रही इन हत्याओं के मामले में सूरत की कपड़ा मार्केट अब खुलकर सामने आई है कि हम बांग्लादेश से जो भी इस तरह की मानसिकता रखते हैं, उनसे कोई व्यापार करने को तैयार नहीं है। कैमरामैन अक्षय वाडेर के साथ मैं अमित राजपूत, राष्ट्रीय समाचार, सूरत। जनता दल यूनाइटेड के पूर्व मंत्री नीरज कुमार के बयान को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व विधायक और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि कुछ लोगों ने ठान लिया है, जिसमें संस्थान भी शामिल है। उन्होंने कहा, लालू परिवार को जितना बदनाम किया जाएगा, उतनी ही हमारी राजनीति निखरेगी और बिहार के लोग इसे अच्छी तरह समझेंगे। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के और लालू प्रसाद यादव का भारत सरकार में मंत्री रह चुके हैं, जबकि राबड़ी देवी वर्तमान में विधान परिषद की नेता प्रतिपक्ष है। शक्ति सिंह यादव ने इस मामले में चल रही हाई तौबा को पूरी तरह गलत बताते हुए कहा कि आवाज में रहने को लेकर एक गलत नैरेटिव तैयार किया जा रहा है। कुछ लोगों ने ठान लिया है, उसमें संस्थानें भी शामिल है, कि लालू प्रसाद जी को जितना बदनाम करो हमारी राजनीति जो है निखरेगी। बिहार के लोग भी समझते हैं इन बातों को। पूर्व मुख्यमंत्री हैं श्रीमती राबड़ी देवी जी, विभाजित बिहार के भी, एकीकृत बिहार के भी। आदरणीय लालू प्रसाद जी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, भारत सरकार के मंत्री हैं। मैडम श्रीमती राबड़ी देवी जी सदन के सदस्य हैं, इंटाइटिल हैं, आवास में रह रहे हैं। उसको लेकर करके हाय तौबा मचाई जा रही है। वह भी पूरे तौर पर एक खबरें बनाई जा रही है। मुझे हैरानी होती है, आदरणीय लालू प्रसाद जी, श्रीमती राबड़ी देवी जी किस भवन में जाएंगे, निजी में जाएंगे, सरकारी में जाएंगे, इसको लेकर के आपको चिंता क्यों हो रही है? उनका निजी फैसला होगा कहां जाएंगे वो। अब जिस तरह से 10 नंबर के आगे जमकड़ा लगा कर करके आने जाने वाले लोगों का आप स्क्रीनिंग करते हो और सबको खबर का हिस्सा बनाते हो, यह ठीक नहीं है लोकतंत्र में। यह लोकतंत्र का स्तंभ नहीं माना जाता है इस तरह की प्रक्रिया को। मुंगेर में लगातार जागरूकता अभियानों के बावजूद साइबर ठगी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। साइबर अपराधी नए नए तरीकों से आम लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनकी गाढ़ी कमाई पर हाथ साफ कर रहे हैं। ताजा मामलों में साइबर ठगों ने 2 अलग अलग घटनाओं में करीब 13 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दिया। पहला मामला जमालपुर रेल कारखाने का एक रिटायर्ड रेल कर्मी से जुड़ा है, जिसने पेंशन अपडेट के नाम पर करीब 1 लाख रुपए ठग लिए। वहीं दूसरा मामला शादीपुर निवासी व्यवसायी का है, जिससे ऑनलाइन ट्रेनिंग के नाम पर 11,86,000 रुपए की ठगी की गई। दोनों मामलों में साइबर थाना मुंगेर में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। साइबर थाना अध्यक्ष ने बताया कि लोगों को अपील की गई है कि किसी भी अनजान कॉल, लिंक या ऐप के फाइनल सावधान से रहे। साइबर ठगी की स्थिति में तुरंत टोल फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज कराएं। दिल्ली पुलिस की साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट टीम ने ऑपरेशन आघात 3.0 के तहत रात को 285 अपराधियों को गिरफ्तार किया। डीसीपी हेमंत तिवारी के मुताबिक इस अभियान में एक्साइज एक्ट, एनडीपीसी एक्ट और जुआ अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की गई। इसके अलावा 504 लोगों को एहतियाती कार्रवाई के तहत पकड़ा गया। 116 बदमाश की धरपकड़ की गई। डीएसपी ने कहा कि अभियान के दौरान कुल 1306 लोगों को रोककर पूछताछ की गई, ताकि आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके और कानून व्यवस्था को मजबूत किया जा सके। दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन आघात एक विशेष अभियान है, जिससे दिल्ली पुलिस ने संगठित अपराध, नशा तस्करी, अवैध शराब, जुआ, हथियारों के साथ अपराधियों और आंतक अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए शुरू किया है। यह ऑपरेशन मुख्य रूप से नए साल से पहले और त्योहारों के दौरान अपराधों को रोकने के लिए चलाया जाता है, जिसमें रात भर छापेमारी, संदिग्धों की पूछताछ और गिरफ्तारियां भी शामिल है। रेंज ने, जिसमें साउथ और साउथ ईस्ट जिला शामिल है, इन्होंने ऑपरेशन आघात, जिसका मुख्य उद्देश्य है ऑर्गेनाइज क्राइम, खासकर बूटलेगर, हैबिचुअल ऑफेंडर, ड्रग पेडलर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना था। उसके अंतर्गत पिछले 24 घंटे में करीब 2800 से ज्यादा लोगों को हमने राउंड अप किया था, एग्जामिन किया था। 600 से ज्यादा लोगों को
अलग अलग धाराओं में गिरफ्तार किया गया, चाहे वो एनडीपीएस की धारा हो, आर्म्स एक्ट की हो, एक्साइज की धाराएं हो, और 850 से ज्यादा लोगों को हमने प्रिवेंटिव धाराओं के अगेंस्ट कानूनी कार्रवाई की गई है। हमें सबसे बड़ी सफलता बीसी हैबिचुअल ऑफेंडर है उनके खिलाफ मिली है। 155 हैबिचुअल ऑफेंडर या बीसी उनके खिलाफ हमने कानूनी कार्रवाई की है। उनको अलग अलग धाराओं के अंदर हिरासत में लिया गया है। बोकारो में शनिवार को राजनीतिक का तापमान अचानक बढ़ गया। केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी किए जाने के विरोध में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने डीसी कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरना देकर अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर की। धरना स्थल पर नेताओं ने कहा कि भाजपा सरकार विकास और रोजगार देने में विफल रही है, इसलिए अब योजनाओं के नाम बदलकर जनता को भ्रमित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री के 2014 के रोजगार वादे की याद दिलाते हुए कहा गया कि 2 करोड़ की नौकरियों की बात आज कागजों में सिमट कर रह गई। नेताओं ने कहा योजना का नाम बदलने से युवाओं को नौकरियां नहीं मिलने वाली है। धरना समाप्त होने के बाद जामुजो नेताओं ने उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। साथ ही साफ चेतावनी दी, अगर केंद्र सरकार ने अपना फैसला वापस नहीं लिया तो झारखंड की सड़कों पर बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी जब से केंद्र में आई है सिर्फ और सिर्फ नाम बदलने का काम कर रही है और दूसरा उसके पास कोई काम नहीं। जिस तरह से मोदी जी ने वादा करके आया था 2014 में कि पूरे देश के युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देंगे प्रत्येक साल, और आज वो काम नहीं कर पा रहा, इसीलिए उन्होंने एक नया शिकूबा फेंक रहे हैं। आज महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना को बदल करके आज जी राम जी का नाम से योजना लाने का काम कर रहा है। उसके पास और कोई विजन ही नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ देश को गुमराह करने का काम कर रही है। ना राज्य को विकास होने दे रही है, ना देश में किसी तरह का वैसा काम ला रहा है जो देश एक प्रगतिशील की ओर चले। देखिए भारतीय जनता उपेंद्र कुशवाहा ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला। कुशवाहा ने कहा कि तेजस्वी यादव को जनता से कोई मतलब नहीं है और वह केवल चुनाव के लिए ही समय ही नजर आते हैं ताकि राजनीतिक लाभ लिया जा सके। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव खत्म होते ही तेजस्वी यादव विदेश चले जाते हैं। जब कुशवाहा से विधायकों को टूटने को लेकर सवाल किया गया तब बिना जवाब दिए वहां से निकलते हुए नजर आए, जिस पर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई। अरे तेजस्वी यादव जी को पब्लिक के काम से कोई इंटरेस्ट है, बस चुनाव के हिसाब से चाहते हैं कोई राजनीतिक लाभ मिल जाए तो नजर आए, बाकी फिर अपना ऐश करने के चले। के बेटे को लेकर हमेशा वकालत करते रहे कि नीतीश जी के बेटे को राजनीति में आना चाहिए। चलिए अब एक ही बात को रोज रोज क्या करते हैं। खबरों का दौर जारी रहेगा, देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार। नमस्कार।